नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो सारे ही चीज़ें ले रखी हैं, ताकि इस टॉपिक से अगर कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी इसके बाहर से ना आए। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, अग्रप्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में वो सारी ही चीज़ें आती हैं जिसके बारे में कोई भी रिटर्न साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जैसे पूर्ण पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो फिर उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो इस समय कई सारे हथियार हमें प्राप्त हुए हैं जो कि पत्थरों के बने हुआ करते थे। अब बात करते हैं अग्रप्रागैतिहासिक काल की। तो अग्रप्रागैतिहासिक काल ऐसे काल होते हैं जिसके बारे में रिटर्न एविडेंस तो प्राप्त है, लेकिन हम उसको पढ़ने में असमर्थ हैं, जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हमें रिटर्न एविडेंस प्राप्त हुए हैं उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो आज हम बात करने वाले अग्रप्रागैतिहासिक काल की, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज हम बात करेंगे। तो चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सभ्यता के टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड 3300 BC से 1700 BC के आसपास। तो यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देना चाहिए, जिन भाइयों को ये नहीं पता है कि ये BC उल्टा क्यों चलता है और AD सीधा क्यों चलता है, तो आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी मैं फटाफट बता देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी डाउट नहीं होगा। देखिए एडी की जो शुरुआत हुई है, जो आजकल हम करें 2020 चल रहा है, फिर उसके बाद 2021 आएगा, 22 आएगा, ऐसे कंटिन्यू आएगा। तो ये जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद से माना जाता है इस टाइप, इसीलिए इसको एडी कहते हैं। जो इस समय चल रहा है वो एडी चल रहा है, यानी आफ्टर डेथ भी इसको फुल फॉर्म में कहा जाता है। वैसे एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन कुछ लोग आफ्टर डेथ भी कहते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद। तो देखिए इधर तो जो चल रहे हैं वो सब प्लस में चलेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ये इधर अगर चल रहा है तो ये सब माइनस में चलेगा। अब देखिए क्यों माइनस में चलेगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इस जगह पे हैं। अगर हम BC की बात करें तो देखिए ये 3300 BC यहाँ पे है। तो जीसस क्राइस्ट जब पैदा नहीं हुए थे तो उससे 3300 BC पहले, और ये कहाँ तक चला था, जब जीसस क्राइस्ट पैदा होने वाले थे तो उससे 1700 BC पहले, मतलब इस जगह पे। तो आई होप अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए हम यहाँ पहुँचते रहेंगे, उल्टा उल्टा पहुँचते रहेंगे, तब तक पहुँचेंगे जब तक ये 0 ना हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है BC और AD में। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसका हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला खोजे जाने वाला स्थल जो था वो हड़प्पा था। तो उस समय कोई आइडिया तो था नहीं कि और भी स्थान हो सकते हैं, तो इस वजह से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उसके आसपास के इलाकों में खुदाई की गई तो और कई सारे स्थानों की खोज हुई, तो देखा गया कि ज़्यादातर जो स्थान थे वो सब सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही बसे हुए थे। इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर आकार की बात की जाए तो इसका आकार चतुष्कोणीय था। किसी किसी बुक में आपको त्रिकोणीय आकार के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में इसका आकार चतुष्कोणीय था, और ये 1,25,000 स्क्वायर फीट में इसका विस्तार था। अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में एक जगह खोजी गई थी मांडा, मेरठ यूपी में जो कि पूर्व में आता है इनका, आलमगीरपुर यहाँ पे खोजा गया था। अगर पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ पे सुटकागने दौर जो कि बलूचिस्तान में है, और जो आपका साउथ पोर्शन था वो दाइमाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित था। तो इस तरह से इसका जो आकार था वो चतुष्कोणीय था। चलिए अब एक एक करके इसके सारे स्थल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की।
क्योंकि सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थान जो था वो हड़प्पा था, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप पुराना अगर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इसकी खोज की गई थी 1921 में, रावी नदी के तट पर है। और कहाँ पे है ये? साहिवाल, पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे इसकी खोज की गई थी। अब एक प्रश्न आता है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें खोजी गई थी। तो देखिए यहाँ पे 12 धान्य कोठार जो कि 6-6 लाइनों में ऐसे लगे हुए थे आमने सामने, जिस पे अन्न का भंडार होता था, अन्न को रखा जाता था। और एक ओखली के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी की नारी की एक मूर्ति मिली है, और एक ताबूत का साक्ष्य मिला है। और ये जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। तो जितने क्वेश्चन हड़प्पा से बन सकते थे वो मैंने सारे ही इससे ले लिए। अब सब सेकंड की हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। 1922 में इसकी खोज की गई थी और ये सिंधु नदी पर स्थित है। यहाँ सबसे पहले कुएं के साक्ष्य जो है वो यहीं से ही प्राप्त हुए थे। ये देखिए, ये उस टाइम का कुआं था, मोहनजोदड़ो के समय का। और इसकी प्रमुख इमारत की बात की जाए कि मेन इमारत क्या मिली है, तो वहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला है। ये देखिए स्नानागार आप देख सकते हैं, जिसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जैसा कि आप आसानी से इसमें इमेज में देख सकते हैं। और एक विशाल अन्नागार भी मिला है, मतलब जिसमें धान वान रखा जाता है, अन्न काफ़ी बड़ा सा होता है, वो एक मिला है। और दूसरा ये मिला है स्नानागार। और पुरोहित के आवास मिले हैं, त्रिमुखी योगी की प्रतिमा मिली है, जिसका दाईं ओर व्यग्र व हाथी बना हुआ था, यानी शेर और हाथी बने हुए थे दाईं ओर। और वहीं अगर बाईं ओर की बात की जाए तो गेंडा और भैंसा बना हुआ था, उसके नीचे 2 हिरन बनी हुई थी। ये देखिए आप इमेज में ये देख सकते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें शेर हाथी एक साइड में बना हुआ है और दूसरे साइड में बना हुआ है गेंडा और भैंसा, और नीचे 2 हिरन बैठी हुई हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से नृत्य की कांस्य मूर्ति मिली है, मतलब कांसे की एक मूर्ति मिली है, जिसमें एक लड़की डांस कर रही है, जिसका बायां हाथ टूटा हुआ है और दायां हाथ में उसने चूड़ियां पहन रखी है। यहाँ पे कुबड़े बैल की आकृति वाली मोहर मिली है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये सब व्यवसाय करते थे और वहाँ पे मोहर लगाई जाती थी। और तालाब के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं सुतकाग्ने डोर की। इसकी खोज की है R.L. स्टाइन ने 1927 में। ये दाश्क नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। ये सबसे पश्चिमी इलाका था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से मिली है मिट्टी की चूड़ियाँ और लाल और काले रंग के मृद भांड, जिसको यानी मिट्टी का घड़ा, जिसमें कलर किया हुआ था, लाल और काले रंग से कलर किया हुआ था। अब नेक्स्ट की चलते हैं, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की खोज की थी नानी गोपाल मजूमदार ने। देखिए इसका मैंने पूरा इसलिए नाम रख दिया है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में मैंने देखा कि खाली गोपाल के नाम से भी पूछ लिया जाता है, और कहीं कहीं पूरा NG गोपाल के नाम से लिखा होता है, NG मजूमदार के नाम से लिखा होता है। तो इस वजह से मैंने इसका पूरा नाम लिख लिया, नानी गोपाल मजूमदार। 1931 में इसकी खोज की गई थी। ये एक रेगिस्तानी इलाका है जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित था। 1935 में चार्ल्स मैके ने व्यापक उत्खनन इस पर करवाया था। सर्वप्रथम लिपस्टिक, सुरमा, कंघा के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, और मनके बनाने के कारखाने भी हुआ करते थे, उसके भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र स्थान जहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं बना हुआ था, और यहाँ पे वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये था चन्हूदड़ो के बारे में। अब बात करते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ जिसकी खोज की थी BB लाल ने 1950 में। ये कहाँ पे स्थित है? रूपनगर, पंजाब, भारत में।
किस नदी के किनारे तट पर स्थित था, तो ये सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित था। देखिए दोस्तों, मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप लोग इसको पॉज कर करके सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं इस बात का दावा करता हूँ कि इससे इसके बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे ही यहाँ से ले लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। देखिए, ये रोपण इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद खोजा जाने वाला ये पहला स्थल था। 1953 से 55 में यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पे व्यापक तौर पर खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त कब्र में मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं बनावली की। बनावली की खोज की थी R.S. बिष्ट ने 1973 से 74 में। यह हिसार हरियाणा में खोजा गया स्थल था, जो कि सरस्वती नदी पर स्थित था, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। यहाँ पे सबसे पहले वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं, यानी धोवन पात्र कहा जाता है जिसको। अग्नि वेदिका यानी हवन कुंड के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो सब हवन भी करते थे। बनावली और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल जहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य पहले मिल चुके हैं। अब कालीबंगा की बात कर लेते हैं। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में, और स्थान गंगानगर जिला राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ब्रिजवासी लाल और B.K. थापर ने 1969 से 69 के बीच 61 से 69 के बीच यहाँ पर व्यापक तौर पर उत्खनन करवाया था। यहाँ से भी सर्वप्रथम हल से जुते खेत मिले हैं। तो इससे एक चीज़ और सिद्ध हो जाती है कि वहाँ पे कृषि की जाती थी, क्योंकि हल से जुते हुए खेत मिले हैं। और सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि घबरा गए, तो घबराने की वजह से भूकंप आ गया था। काली जी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया था, जिससे लोग घबरा गए थे, उस वजह से भूकंप आ गया था। ऐसे मैंने इसको याद किया था, तो आप भी याद कर सकते हैं या आप और भी किसी स्टाइल से याद कर सकते हैं। यहाँ से 7 अग्नि वेदिका मिली है। लकड़ी की नालियों के साथ यहीं से मिले हैं। अब बात कर लेते हैं लोथल की। लोथल की खोज की गई थी SR राव के द्वारा, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित था। इसका उत्खनन करवाया गया था 1953 से 60 तक इसका खनन करवाया गया था। कौन सी नदी के तट पर स्थित था, तो ये भुगवा नदी खंबात की खाड़ी में स्थित है। विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञानगोत्री वाला यानी डकयार्ड, जिसको कि आप मॉडर्न टाइम का बंदरगाह भी कह सकते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। देखिए, इसलिए कहा जाता है ना कि देखिए यहाँ से एक डकयार्ड मिला है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग क्या करते थे, यहाँ से एक देश से दूसरी जगह पे व्यापार करते थे। तो इस वजह से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो इम्पोर्टेंट थे ही थे, अब यहाँ लोथल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से व्यापार किया जाता था। तो इस वजह से इसको लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहा जाता है। यहाँ पे स्त्री के साथ पुरुषों को भी दफनाया जाता था, इसलिए इसको युगल सावधान के साथ यहाँ से ही मिले हैं। और धान के साथ यहाँ से मिले हैं। फारस की मुहर के साथ यहाँ से मिले हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये किसी दूसरे कंट्री से भी व्यापार करते थे, क्योंकि यहाँ फारस की मुहर मिली है, इसका मतलब कि फारस से ये व्यापार करते थे। और सीप का बना हुआ पैमानन मिला है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये तौलते भी थे चीज़ों को। और लोथल की जो बस्ती की अगर बात करते तो ये आयताकार थी, और सींग युक्त देवता की एक मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं धौलावीरा की, जिसकी खोज की थी JP जोशी ने 1967 से 68 के बीच में, कच्छ जिला गुजरात में। इसका आकार समानांतर चतुर्भुज में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वर्षा जल एकत्र करने के लिए एक तालाब बनाया गया था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सब ये लोग कितने शिक्षित थे और पानी को कितनी इम्पोर्टेंस देते थे। और घोड़े के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से।
और यहाँ से एक स्टेडियम मिला है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये वहाँ पे गेम भी खेला करते थे। और सैलकिट जल कुंड यानी पत्थरों से बना हुआ एक तालाब भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम ले लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास गंगा नदी के किनारे नहीं हुआ है। सर्वप्रथम चावल के जो साक्ष्य हुए हैं वो रंगपुर से मिले थे। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो जौ था। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात की जाए तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं, जिससे प्रूफ होता है कि ये लोग कृषि भी करते थे, तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारत में चावल की कृषि किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कोल्डी व इलाहाबाद से मिले हैं। भारत में मानव कंकाल के प्राचीनतम साक्ष्य जो नर्मदा नदी क्षेत्र मध्य प्रदेश में रामापिथिकस युग के कंकाल मिले हैं। कपास का उत्पादन भारत सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। भारत में कपास का जो अगर उत्पादन सोचिए हड़प्पा वासियों से के द्वारा ही किया गया था सबसे पहले, तब से कपास का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का विकास हुआ था, मतलब यहाँ पे नाली जो जितनी होती नालियाँ ये सब बनी हुई थी, और ये सब ऊपर से ढकी भी होती थी पत्थरों के द्वारा। जब इनको साफ़ करना होता था तो ये पत्थरों को हटा के नाली साफ़ कर दी जाती थी, फिर इसको ढक दिया जाता था। इस वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन ये सब ब्रॉन्ज यानी कांसे का प्रयोग करते थे। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है ये उत्तर वैदिक काल से, क्योंकि नॉर्थ में जो हमारा कर्नाटक ज़िले में कुंद्रेमुख की खान है, वहाँ से सर्वप्रथम लोहे की खोज की गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कुंद्रेमुख की खान कर्नाटक में, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस चैम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे, और जो मुद्राएं थीं वो टेराकोटा की बनी होती थी। तो टेराकोटा देखिए, जो मान लीजिए कोई मिट्टी की कोई चीज़ बनाई गई और उसको पका लिया गया अच्छे से, तो उसको टेराकोटा कहा जाता है। और आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे अभी गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिल गया है। तो अगर आप जीआई टैग का टॉपिक देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसकी, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है। और जो मोहरे थी वो सैल खड़ी की बनी होती थी, यानी मोहरे जो थी वो पत्थरों की बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांसा सभ्यता यानी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि ये जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आप नक्शे की बात करें, मैप देखें, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो एकदम विकास एकदम मॉडर्न डे अर्बन एरियाज़ होते हैं उसी की तरह था। बाकायदा नाली बनी हुई थी, उसके ऊपर पूरी कवर किया होता था अच्छे से चीज़ें। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बहुत तगड़ी थी, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह सब बने थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था गनेडीवाल, जो कि पाकिस्तान में है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल की अगर बात करें तो वो राखीगढ़ी है, धौलावीरा सेकंड नंबर पे आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, इसी वजह से आज तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें 400 अक्षर थे, और विश्व में सबसे पहले लिपि का आविष्कार जो है वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता एक साथ ही चल रही थी, तो ये इसी के समानांतर थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे ही प्रश्नों को हमने इस टॉपिक में कवर किया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों को सुधार लूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।